IK Horror। मेरा नाम फारूक है। मैं केरल का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा दिल मजबूत है, लेकिन मैं जानता हूँ उस रात के बाद मैं वैसा नहीं रहा। मैं ये पूरी कहानी सिर्फ IK हॉरर चैनल के दर्शकों के लिए सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं न बताता तो ये सब मेरे अंदर ही सड़ता रहता। उस रात के बाद मैं बदल गया। उस नीली आंखों वाले सन्यासी को जयपुर तक लाने के बाद, वो रात, वो सफर आज भी मेरे अंदर धड़कता है। पहले मैं रात को चैन से सोता था। अब मेरी नींद में खिड़कियों के बाहर चलती परछाइयां दिखाई देती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उसके कदमों की आहट बस के ऊपर नहीं, मेरे दिल पर पड़ती है। मुझे एक कॉल आया। उस दिन मेरे फोन पर कॉल आया। हेलो, क्या आप फारूक बोल रहे हैं? हम जयपुर के सिटी राज्य संग्रहालय से बोल रहे हैं। आपको यहां आना होगा, कुछ जरूरी बात है। मैंने पूछा, क्यों? क्या कोई दिक्कत हो गई? उन्होंने बस इतना कहा, उसी नीले कोट के बारे में। बस सुनते ही पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मैंने सोचा, मुझे वापस वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, भागकर नहीं बच सकते। संग्रहालय का वह कमरा। जब मैं पहुंचा, एक बूढ़ा कर्मचारी मेरे सामने आया। वो देखकर बोला, आप वही हो न, ड्राइवर, जिसने उस रूह को लाया था? मैं बस धीरे से सिर हिला पाया। मेरी बोलने की ताकत गायब हो चुकी थी। उसने मुझे एक कमरा दिखाया। उस कमरे की दीवारें पुरानी, जहां हवा भी घबराकर चलती हो। कांच के बॉक्स में वही नीला कोट था, लेकिन इस बार उस पर सिर्फ नाम नहीं, एक अतिरिक्त लाइन खरोंच कर लिखी गई थी, वापस वहीं चलो जहां से सफर शुरू हुआ था। मैंने धीरे से पढ़ा। मेरी आंखें भर आईं। कर्मचारी बोला, वह सन्यासी अकेला मर गया था। उसके अपने उसे त्याग चुके थे। वह साथी चाहता था। बस यही उसकी अंतिम इच्छा है। मैंने धीरे से कहा, साथी या सहारा? वो आदमी बोला, शायद दोनों। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। नींद नहीं आ रही थी। लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं थी। लाइट जलाकर सोने लगा। परत दर परत दिमाग में वही खामोश बूढ़ा आदमी उभरने लगा। उसकी नीली आंखें, उसकी अधूरी मुस्कान, उसका कंधे पर रखा हाथ, और अंत में उसका धीमा, शांत धन्यवाद। मैं टूट गया। दिल भर आया। मैंने बस ड्राइवर सीट पर हाथ रखकर कहा, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं आपको लेकर चलूंगा, जहां भी जाना हो। इस बार मैं नहीं डरूंगा। सच कहूं, जैसे किसी ने मेरी बात सुन ली। मेरे कमरे की खिड़की धीरे से हिली, और हवा में कोई हलचल सी हुई। रात के लगभग 12:30 बजे। मैं बस देखने गया, जो पार्किंग में खड़ी थी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, तो मैंने देखा, बस की आगे की हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई। कसम से, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये कोई मशीन नहीं थी। ये एक संकेत था। चलने का वक्त आ गया है। उस क्षण मुझे लगा, वो रूह मुझसे ये नहीं कह रही, मुझे ले चलो। वो कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज मैं यह कहानी आप सभी को सुना रहा हूं।
हर वो श्रोता जो आईके हॉरर चैनल पर मेरी आवाज सुन रहा है, मैं चाहता हूं आप समझें, ये डर की कहानी नहीं, ये अकेलेपन की कहानी है। एक ऐसी रूह की जिसे बस कोई चाहिए था जो उसे समझ सके। और शायद मैं वही हूं। संग्रहालय वाले कमरे से निकलने के बाद मैंने अपने आप से कहा, मैं वापस जाऊंगा केरल, उसी रास्ते से। बस को सर्विस करवाया, टैंक फुल करवाया, टायर चेक किए। लेकिन सच बताऊं, मेरी निगाहें बस के अंदर लगी शीशे पर थीं, जहां कभी वो बूढ़ा बैठा था, जहां उसकी परछाई हिलती थी। मुझे डर नहीं लग रहा था। पहली बार मुझे उसके लिए दुख महसूस हो रहा था। बस में अकेला मैं, या हम। जब मैं ड्राइव सीट पर बैठा तो खुद से कहा, अगर तुम हो तो मैं अकेला नहीं हूं। इग्निशन घुमाया, बस स्टार्ट हुई। लेकिन तभी मेरे दाहिने कंधे पर हल्का सा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने धीरे से हाथ रखा हो। मैंने शीशे में देखा, बस खामोश, सीटें खाली। लेकिन बहुत गहराई से, दिल के अंदर से एक आवाज उठी, ये सफर अब दो लोगों का है। राजस्थान का आसमान काला था, सड़क खाली थी, और बस की हेडलाइट रेत पर दूर तक पीली लकीरें खींच रही थीं। मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बगल में बैठा हो। एक पल मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों से नीचे बस हल्का सा भारी हो गया, जैसे कोई यात्री आकर बैठ गया हो। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम हो तो बस खामोश रहो, मैं समझ जाऊंगा। इंजन की आवाज के ऊपर एक धीमी सांसें सुनाई दी, बस इतनी शांत थी कि मेरी सांसों में उस सांस की धड़कन मिलने लगी। रात के लगभग 2:30 बजे। हाईवे किनारे घना जंगल था। मैंने बस रोकी और नीचे उतरकर पेशाब करने लगा। हवा सरसराती थी और पत्ते अजीब तरीके से हिल रहे थे। अचानक जंगल के अंदर से एक धीमी आवाज आई, फारूक। मेरी रूह कांप गई। ये आवाज इंसानी नहीं थी, ये फुसफुसाहट थी। मैंने पलटकर देखा। बस की आखिरी सीट पर वो नीला कोट रखा था, लेकिन उससे धुआं सा उठ रहा था, जैसे किसी ठंडी देह से भाप निकल रही हो। मैं वापस बस में आया, ड्राइव करते करते अपने बगल की खाली सीट की तरफ देखा और फुसफुसाया, तुम अकेले मर गए थे न? तुम्हारा कोई नहीं था। मुझे लगा कोई जवाब देगा, लेकिन नहीं। पर कुछ सेकंड बाद खिड़की पर हल्की उंगलियों से कुछ लिखा हुआ दिखा। हाँ, मैं सिहर गया। उसने लिखा, लिखकर जवाब दिया। हवा से लिखा गया जवाब। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? ध्रुवनाथ। खिड़की पर फिर उंगलियां चलीं। हाँ, मैंने पूछा, तुम मेरे साथ क्यों हो? इस बार जवाब आने में देर लगी, पर फिर लिखा दिखाई दिया, क्योंकि तुमने मुझे देखा। मेरी आंखें भर आईं, दिल पिघल गया। मैंने धीमे से कहा, और तुमसे पहले किसी ने तुम्हें देखा नहीं? उत्तर, नहीं। मेरे अंदर एक बदला। उस पल मुझे लगा
यह कोई बुरी रूह नहीं, यह एक भूली हुई आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो शोर नहीं करती, बस खामोशी से साथ चलती है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारी कोई अधूरी कहानी है, मैं सुनूंगा। बस खामोश रही। पर मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था, मैं उसका साथी था। सुबह 7 बजे सूरज उग रहा था। धुंध बस के आगे फैल रही थी। मैंने पीछे शीशे में देखा और मेरा दिल रुक गया। उसकी आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा शांत, बाल सफेद और नीली आंखें, बहुत उदास। वह कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? वह धीमे से उठा और बस की खिड़की पर अपने उंगलियों से लिख दिया, किसी को अपने बारे में बताना कि मैं बुरा नहीं था। उस समय मैं रो पड़ा। मेरे आंसू गिरते रहे और बस धीरे धीरे पहाड़ियों में चढ़ती रही। उसकी कहानी, उसकी जुबानी। वह खिड़की पर लिखता गया। मैं सन्यासी नहीं था, मैं एक पिता था। मुझे झटका लगा। तुम्हारा परिवार? उत्तर, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्यों? मेरी आंखें सबको डर लगती थीं। उसकी आंखें नीली थीं, अनोखी। और इस समाज में असामान्य चीजों को हम अक्सर गलत मान लेते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपशगुनी हूं। मैं घर छोड़कर चला गया। मैंने मंदिरों में शरण ली, पर किसी ने मुझे अपनाया नहीं। बस चलती रही और वह लिखता रहा। मैं मर गया बिना किसी के। और अंत में लिखा, लेकिन तुमने मुझे छुआ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी बात सही थी। मैंने उसे इंसान की तरह माना, डरावनी रूह नहीं। केरल की सीमा पर जब बस वेलकम टू केरला बोर्ड के पास पहुंची, मैंने महसूस किया बस के अंदर हवा बदल गई। नमी बढ़ गई। मछली की गंध, समुद्री हवा और उसके साथ एक अजीब राहत। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यहां कुछ याद आता है? खिड़की पर लिखा, हाँ, मेरा घर पास है। गांव के लोग। जब मैं उस छोटे गांव पहुंचा जहां केले के पेड़ और नारियल के झुरमुट थे, एक बुजुर्ग आदमी आया और बस देखकर बोला, ये बस वही है? मुझे समझ ना आया। मैंने पूछा, कौन सा वही? वह बोला, पहले भी एक बस आई थी, बहुत सालों पहले, जिसमें बैठे आदमी की आंखें नीली थीं। मेरा खून जम गया। वह बूढ़ा मुझे गांव के पीछे ले गया, जहां एक पुरानी झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी के अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक आदमी, नीली आंखें, सफेद दाढ़ी और वही चेहरा। मैं सन्न रह गया। बूढ़ा बोला, वह हमारा भाई था। हमने उसे गलत समझा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, अब? उसने कहा, अगर वो लौट रहा है, हम तैयार हैं। मैं बस में लौटा और मैंने देखा, वह अब पूरी तरह मेरे पीछे की सीट पर बैठा था। लेकिन अब उसकी आंखों में शांति थी। मैंने कहा, अब? उसने सिर्फ एक शब्द कहा, जो मैंने पहली बार
उसकी आवाज में सुना। घर। उसकी आवाज बहुत धीमी, बहुत शांत, बहुत मानवीय। रात के 12 बजे। उस रात मैंने बस को उसी पुरानी झोपड़ी के बाहर रोका और बस बंद होने से पहले मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। हाँ, मैंने पहली बार एक आत्मा को छुआ, लेकिन वह ठंडी नहीं थी। वह हल्की थी, जैसे धुआं, जैसे हवा, जैसे याद। उसने मेरी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। और फिर मैंने देखा, वह धीरे धीरे खिलने लगी, फीकी पड़ने लगी, घुलने लगी और हवा में समा गई। और अंत में सिर्फ एक शब्द हवा में रह गया, धन्यवाद। उसके बाद बस खाली थी, लेकिन मेरे अंदर एक पूरा इंसान रह गया था। उसका दर्द, उसकी कहानी, उसकी विरासत। आज अगर आप आय के हॉरर सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं आप समझो, हर रूह बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ सुनी जाना चाहती हैं। और मुझे गर्व है कि मैंने उसे सुना। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। उस रात जब वो रूह आखिरी बार मुस्कुराकर हवा में घुल गई, मैंने सोचा था कि अब सब खत्म, लेकिन नहीं। असल में कहानी वहीं से शुरू हुई। मुझे लगा था अगले दिन उठकर मैं सामान्य हो जाऊंगा, एक ड्राइवर, एक इंसान, बस फिर से खाली जिंदगी जीता हुआ। लेकिन सुबह जब मैं उठा, तो मेरे कमरे की मेज पर एक छोटा सा नीला पत्थर रखा था, चमकीला, ठंडा, और उसकी सतह पर हल्की सी उकेरी हुई आकृति, एक आंख। और वो आंख नीली। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है। मैंने वो पत्थर उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो पत्थर फिर से मेज पर था, ठंडा, खामोश, मौजूद। मैं अब डर नहीं रहा था, बस हैरान था, शांत था। मैंने धीरे से कहा, क्या यह तुम्हारी याद है? और उस नीले पत्थर से हल्की सी ठंडी हवा उठी, जैसे किसी ने धीरे से सिर हिलाया हो। हाँ, हमारे बीच का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। उस दिन मैं समुद्र किनारे गया। लोग मछली पकड़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और मैं चुपचाप बैठा, उस नीले पत्थर को हाथ में घुमाता रहा। जब मैं उस पर ध्यान से नजर डालता, तो मुझे कभी उसकी आंखें दिखाई देती, कभी उसकी मुस्कान, कभी उसके हाथों की हड्डियां, कभी उसकी तन्हाई। वो पत्थर उसकी स्मृति था, उसका स्पर्श था, उसकी अंतिम विरासत। लोगों का बर्ताव मुझसे बदलने लगा। पहले गांव के लोग मुझे देखते थे जैसे मैं कोई बाहरी हूं या सिर्फ एक ड्राइवर, लेकिन अब वे मुझे फारूक भाई कहकर बुलाते। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और बोली, क्या तुम उससे मिले थे? मैं बोला, हाँ। वो रोने लगी। उसने कहा, वो मेरा बड़ा भाई था, हमने उसे गलत समझा। उसकी आंखें नीली थीं, हम अंधविश्वास में डूबे रहे। हमने उसे अपशगुनी कहकर निकाल दिया। उसके आंसू गिरते रहे और मेरी आंखें भी भीग गईं।
मैंने उससे कहा, वो जीता जी अकेला था, लेकिन मरकर नहीं। वो औरत कांपते हुए बोली, तुमने उसे घर पहुंचा दिया। भगवान तुम्हें सुकून दे। मुझे लगा था कि बस में सिर्फ मैं और वह नीली आंखों वाली रूह है। पर मैं गलत था, क्योंकि आज के उस सफर में बस में तीसरा यात्री भी था। हम कोच्चि से तिरुवनंतपुरम की ओर निकल पड़े। बारिश की हल्की बूंदें, वाइपर की धीमी आवाज, स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ और शीशे में परछाई बनकर दिखाई देता वही सन्यासी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द उसके पास नहीं थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर नहीं लग रहा था, बस बेसब्री थी कि वह आखिर चाहता क्या है। रात के 1:20 मैं बस रोककर चाय लेने के लिए उतरा। छोटा सा ढाबा, नारियल के तेल की खुशबू और बूढ़ा दुकानदार। मैंने उससे पूछा, ये रास्ता कोवलम जाता है ना? वह मेरी ओर लंबे समय तक देखता रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन यह रास्ता जीते जागते लोगों के लिए नहीं बना। मैं जम गया। उसने आगे कहा, इस रास्ते पर जिस रूह को तुम साथ लेकर चल रहे हो, वह पहले भी एक ड्राइवर के साथ गई थी और लौटकर सिर्फ वही रूह आई थी, ड्राइवर नहीं। मैंने अपने होंठ भींचे। आप कहना क्या चाह रहे हो? बूढ़े ने सिर्फ एक शब्द कहा, भरोसा। मैं वापस बस में आया। दरवाजा खोलते ही मेरी सांस रुक गई। बस की पहली सीट पर, ड्राइवर सीट के पीछे, एक लड़की बैठी थी। जीवित, यथार्थ, मांस और खून की। उसकी उम्र 23-24 होगी। लंबे काले बाल, हल्की सांवली त्वचा, आंखें बेहद उदास। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन? कैसे आई बस में? वह बोली धीमे, दर्द भरी आवाज में, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूं जिससे तुम बात कर रहे हो। मेरे दिल पर जैसे चोट लगी। उसने आगे कहा, मेरा नाम अंजलि है। सच का पहला खुलासा। अंजलि ने मेरी ओर देखा और उतनी गंभीर आवाज में कहा, मैं स्वामी ध्रुवनाथ की पोती हूं। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने शीशे में देखा। नीली आंखों वाली परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अंजलि बोली, मेरी दादी मर चुकी थी, मेरे पिता पागल हो गए और मेरे दादाजी स्वामी ध्रुवनाथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी आत्मा यहां है, वापस लौटने के लिए, घर जाने के लिए, यादों के लिए। उसकी आवाज टूटने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और पहली बार मैंने देखा कि उस परछाई की आंखें भी नम थीं। अंजलि धीरे से बोली, उन्होंने अंतिम बार अपना घर देखा था तुम्हारे साथ यात्रा करते हुए, लेकिन वह वहां अकेले पहुंचे। तुमसे बात करना चाहते थे, तुमसे मांगना चाहते थे। मैंने पूछा, क्या मांगना चाहते थे? अंजलि बोली, साथ, सिर्फ साथ। उसने मेरी ओर देखा। तुमने उनसे कहा था न कि तुम उनसे नहीं डरोगे। मैंने गर्दन झुका दी। हाँ, कहा था। बस की लाइट झपकी और उसी पल बस के अंदर एक नरम सी हवा चली।
जैसे कोई हमारे पास से होकर गुजरा हो, जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ हो। मैंने महसूस किया किसी की हथेली मेरे हाथ पर। मैंने आंख उठाकर देखा, खाली हवा, पर उस हवा में भी एक भावना थी। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अंजलि का दूसरा राज। अंजलि ने धीरे से कहा, मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा यह नहीं थी कि लोग उनसे डरें या उन्हें भटकते देखें। वह बस चाहते थे कि कोई उनके साथ घर तक चल कर जाए। उसने मेरी ओर देखा, और वह कोई, तुम हो फारूक। मेरी आंखें भीगीं। मैंने पहली बार उस सन्यासी को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक बिछड़े बुजुर्ग की तरह देखा, जो अपने घर जाने के लिए मेरी सीट के पीछे खड़ा था। ना बोलकर भी बहुत कुछ कह रहा था। उस रात बस में 3 यात्री थे। एक मैं इंसान, दूसरी अंजलि उसकी पोती, और तीसरा वह सन्यासी जो अब दुश्मन नहीं, मेहमान था। अब सफर का आखिरी हिस्सा बाकी है। अब समय था उस कोवलम समुद्री तट तक पहुंचने का, जहां उनके जीवन की पहली यादें थीं, और शायद उनके अधूरे जीवन का अंत। अब जो होने वाला था वह सिर्फ रूहानी नहीं, बल्कि इंसानी भी था। और अब आपको पार्ट 5 सुनाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा, घर सिर्फ दीवारें नहीं होता। घर वो जगह है कुझे किसी की रूह आखिरी बार चैन से बैठ सके। कोवलम पहुंचते पहुंचते भोर हो रही थी। समुद्र की लहरें यूं लग रही थीं जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। मैंने बस रोक दी। अंजलि उतरी, मैं उतरा, और वह तीसरा यात्री हवा के साथ हमारे पास आया। अब कोई परछाई नहीं। उसकी आकृति अब साफ दिख रही थी। सन्यासी, सफेद दाढ़ी, तपस्वी चेहरा, आंखें नम, और उनमें एक शांति। अंजलि घुटनों पर बैठ गई। उसके आंसू रेत पर टपकने लगे। वह बोली, तुम हमें छोड़कर क्यों गए? लेकिन सन्यासी चुप रहा, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपना हाथ अंजलि के कंधे पर रखा, और पहली बार मैंने उसकी ओर देखा, न कि उसके पीछे खड़े रूह की ओर। मैं बोला, वह गया नहीं था, बस लौट नहीं पाया था। अचानक सन्यासी ने अपना हाथ उठाया और उसे अंजलि के सिर पर रखा। उसकी हथेली अब धुंधली नहीं, बल्कि चमकदार हो गई। अंजलि रोते हुए कहती रही, दादाजी, आप अब अकेले नहीं हो। हम आपके साथ हैं। हम आपको घर लेकर आए हैं। तभी मैंने देखा, सन्यासी की आंखें बदलीं। वो नीला रंग, जो कभी ठंडा और रहस्यमयी था, अब गर्म और सुकून भरा हो गया। सन्यासी ने मेरी ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने साफ महसूस किया उसका संदेश। धन्यवाद फारूक, तुमने डर के बजाय दया चुनी। उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से मेरे सिर को भी छुआ। मेरी आंखें नम हो गईं, और उसी पल सन्यासी की आकृति रेत की तरह बिखरने लगी। समुद्र की हवा में उड़ गई, आकाश में समा गई, जैसे कोई बोझ, कोई बंधन, कोई दर्द आखिरकार मुक्त हो गया हो।
समुद्र शांत था, हवा रुकी हुई, और बस अब सचमुच खाली थी। मैंने सीट पर नजर डाली, जहां वह महीनों से मेरे पीछे बैठा था। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन, सिर्फ शांति। अंजलि बोली, मैं अब यहीं रहूंगी। यह अब सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी घर है। मैंने सिर हिलाया और उसके लिए एक छोटी सी मुस्कान दी। मैं बस में वापस आया, स्टीयरिंग पकड़ा, इंजन स्टार्ट किया। लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा था। आज रास्ता लंबा नहीं लग रहा था। आज सीट के पीछे कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ मेरा साथ था और एक सुकून कि मैंने किसी को उसके घर, उसकी मंजिल, उसकी आखिरी यादों तक पहुंचाया। अपनी जिंदगी में वापस जब मैं जयपुर लौटा, लोग पूछते रहे, फारूक, उस बस में तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं हर बार मुस्कुराकर कहता, कुछ सफर डर के होते हैं, कुछ सफर दर्द के, और कुछ सफर रूह के। फिर मैं कैमरे की ओर देखता और कहता, और यह थी मेरी कहानी, आपके अपने चैनल IK हॉरर पर।